बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन हुआ ये कि जहां पर सियासी जमातों ने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद, इल्हाक और एक दूसरे से राबिता या किनारा कशी करने का फैसला किया था, वो फिर से रिवाइवल के ऊपर हैं और फिर से ये सोच रहे हैं कि शायद पुरानी जो रंजिशें हैं वो ख़त्म हो जाएं और पुरानी कुर्बतें जो हैं वो जाग जाएं, उसका उनसर नुमाया हो जाए। पहले आसिफ अली जरदारी साहब मुलाकात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से, उनकी रिहाइशगाह पे जाके खुद जाते हैं, वफाकी वज़रा साथ में होते हैं, मुलाकात करते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ मुलाकात की जाती है, उनके सामने मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मुतालिबात रखते हैं। बात ये चलती है कि 2 सेनेटर्स जो हैं उनका मुतालिबा किया जाता है कि जिसकी हिमायत जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक दरकार होती है और इसके एवज़ वो पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करने का इरादा करते हैं। इसी पर सोच विचार हो रही होती है। 2-3 दिनों के अंदर मुख्तलिफ बयानात आ रहे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा कहते हैं कि हम ब्लैकमेल तो नहीं होने वाले, उनके पास अददी अक्सरियत तो मौजूद नहीं है पार्लियामान के अंदर। हाँ, अगर वो अपनी बेहतरी चाहते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन इसी सारे मंजरनामे में आज शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म ख़ुद और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब, वो जाते हैं मौलाना की रिहाइशगाह पे, उनसे जाके मुलाकात करते हैं, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होती है। तो ये मंजरनामा किस तरफ को डेवलप हो रहा है। दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, वहाँ पर हुकूमत जो है उनके खिलाफ बयानबाजी में भी काफ़ी आगे दिखाई देती है। एहसन इकबाल साहब ने आज पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर क्या बात की है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, वो ज़रा मुलाहिजा करें कि एहसन इकबाल साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर क्या कहा। फिर आगे बढ़ता। स्पीकर, आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। हमारी फैमिली 5-5 घंटे 6-6 घंटे आके बैठी रहती थी। हमें किसी वकील से मिलने की इजाजत नहीं थी, हमें किसी दोस्त के साथ मिलने की इजाजत नहीं थी। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। हमने जाके अमेरिका के कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके आगे हाथ नहीं बांधे थे, हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान के वानों में लड़े थे, हमने पाकिस्तान के इदारों में अपनी बेगुनाही साबित की थी। आप दूसरों से रसीदें मांगते थे, आपसे तो ये कहा जा रहा है कि आप भी रसीदें दिखा दें। जब आपसे कहा जाता है रसीदें दिखाएं, आपकी चीखें निकलती हैं। तो जाइए जाके बेगुनाही साबित करें, एनआरओ की भीख ना मांगे, एनआरओ नहीं मिलेगा। राणा साहब, एनआरओ की भीख ना मांगे, एनआरओ नहीं मिलेगा, हमने बाहर जाके पाँव नहीं दबाए, मेहनतें नहीं की, हमने यहाँ पे रह के अपने मुकदमात भुगते हैं, क्या कहेंगे एहसन इकबाल साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार खत्वे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे एहसन इकबाल साहब की मैंने पहले भी तकरीर सुनी पार्लियामेंट में, जब उन्होंने जोश खताबत फरमाया अपना, और मैंने अब भी आपने वो तकरीर लगा दी। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि आपने वो तकरीर सुनाई क्यों है। क्या आपको नहीं पता एनआरओ कौन लेके आया? क्या आपको नहीं पता पाँव किसने पकड़े हैं? क्या आपको नहीं पता सिंध हाउस के अंदर बंदे कौन किसके कहने में रखता था? क्या आपको नहीं पता कि किस जगह पर क्या मुशावरत होती थी? क्या आपको नहीं पता? क्या इस कौम को नहीं पता? क्या एहसन इकबाल को नहीं पता? क्या उस पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे 70% लोगों को नहीं पता कि जनाब किसकी हुकूमत किस तरीके से आई है? तो फिर क्या ये ड्रामा, ये तकरीर तो इसी तरह है कि सामने एक शख्स आम बेच रहा हो और आवाज लगा रहा हो, जनाब अमरूद ले जाओ, अमरूद ले जाओ। कोई पूछे यार ये तो आम है, नहीं ऐसे अमरूद ने, यानी झूठ बोलना है ना। मुझे बताएं क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? एहसन इकबाल साहब को मैं चैलेंज करता हूं कि एहसन इकबाल साहब जेल के जिस हिस्से में रहते थे वो हिस्सा कौन सा था? मुझे पता है, मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं रिपोर्टिंग करता था। कितनी मुलाकातें होती थी, जेल का रजिस्टर्ड, नैब का रजिस्टर्ड, हर चीज का गवाह है। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसे बोलते हैं? क्यों गलत बयानियां करते हैं? ऊपर आयत करीमा लिखी हुई है, वहां पे अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं, वहां पर मुकद्दस तरीन आयात लिखी हुई है, आयात होती ही मुकद्दस है, लेकिन उसके नीचे झूठ की बहतान होती है। इस तरह सियासतदान बोलते हैं, इस रवानी से सियासतदान बोलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और भाई पंजाब गवर्नमेंट किसकी है?
आपकी है, निकाले इमरान खान को। अगर आपने उसे 5 स्टार होटल में रखा हुआ है तो उसे आप 1 स्टार होटल में रखें। किसने आपको मना किया है? हर रोज तो आप सिक्योरिटी चेंज करते हैं, हर रोज तो जेल का अमला तब्दील करते हैं। दुख आपको इस बात का है कि सवाती साहब जिस वक्त मिलने गए तो आपको इल्म क्यों नहीं हो सका। दुख आपको इस चीज का है कि जनाब उनके साथ ये सारा कुछ होने के बावजूद भी आज भी वो आपसे माफी नहीं मांग रहा, आपके साथ आप जो चाहते हैं वो नहीं कर रहा। ये दुख है। किसने किसके पांव पकड़े, कौन किसके पांव में गिरा, कौन किसकी गाड़ी में गया, किस पर आप ही कहे कि था दीने इजाजुल हक ने, जो आज भी बैठे होंगे गालबन, उन्होंने कहा था डिग्गी में बैठ के को गया यासर साहब, याद है ना आपको? जी जी, अच्छा जी। उन्होंने आपको वोट दिया है, जरा उनसे पूछ लेते, जरा उनसे पूछ लेते तो आपको पता चल जाता। आज तकरीर आप ये करते जनाब कि हमने इस कौम को किस मुश्किल हालात से निकालना है। आज तकरीर आप करते जनाब, आप तो वीएन के बादशाह हैं, आप तो 2045 तक की हुकूमत का पूरा चार्ट बना के लाए हैं। उतना चार्ट तो मैं समझता हूं सीआईए के पास नहीं होता, उतना तो अमेरिका की किसी और भी एजेंसी के पास नहीं होता जितना आपके पास है। तो आप वो अब बताते जनाब कि हमने इस कौम को बिजली के बिलों से निजात कब दिलानी है, महंगे बिलों से। आप ये बताते जनाब सर्दियां आ रही हैं, हम गैस का बिलों में महंगाई का जाब नहीं लाएंगे। आप ये बताते जनाब कि हम अब अदारों को मजीद सेल नहीं करेंगे। आप ये बताते जनाब हम आवाम के लिए एक खुशखबरी ला रहे हैं। एक ही खुशखबरी बता देते, आप एक भी खुशखबरी नहीं बताई आपने। क्या होता है यार इस असम्बली के इजलास को, खुदा की कसम। राना साहब, वैसे अजीब हालात नहीं कि खुद ही अपनी ही पार्टी के बंदे बोल रहे हो, अपनी ही पार्टी का स्पीकर हो और अपनी ही पार्टी के कहे कि बंदे के अल्फाज को एक्सपेंस करवा दिया जाए। हनीफ अब्बासी साहब ने आज जो कहा कि जाके कोई देखे जी उनके सेल में क्या कुछ पड़ा हुआ है, तो वो अल्फाज खुद एक्सपेंस करवाए अयाज सादिक साहब ने, तो यानी फिर उससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ बोलने लगा हूँ यासर साहब। आपने कभी उन बाज़ारों में गए हैं जहाँ पे लोग जाना गवारा नहीं करते, तो वहाँ पे भी शायद ऐसी गुफ्तगू ना होती हो। पार्लियामेंट एक मुक़द्दस ईवान है, यहाँ पर बैठे लोग इंतहाई हमें अजीज़ हैं। वो फारम 45 हो, 47 हो, 48 हो, 49 हो, मैं इसकी बात ही नहीं करता। लेकिन ये तो सोचें कि हमने बात क्या करनी है, हम आवाम को पैगाम क्या दे रहे हैं। तमाम टीवी चैनल वो दिखाते हैं, आपका सरकारी मीडिया वो दिखाता है, लेकिन हम पैगाम दे क्या रहे हैं, हम वहाँ पे बोल क्या रहे हैं, हम वहाँ पे कह क्या रहे हैं, ये किसी को नज़र नहीं आता। मुझे बता देना आज की सारी मीटिंग इस पार्लियामेंट के इजलास में एक लफ्ज़ बता दे, एक लफ्ज़ यासर साहब, जिसमें आपने कहा कि जनाब चंद दिन बाद आवाम को खुशी ही खुशी मिलने वाली। बताए ना मुझे। ईद इंज नोट दे जो माइयां नहीं मासियां नहीं होंगी, मासियां तो देखिए ना आपने बुरी बुरी औरतें। नहीं सर, मेरा कोई इतना वास्ता नहीं रहा। नहीं तेरा तो किसी ने भी वास्ता नहीं रहा ना जनाब दा। औरतें होती हैं ना जो जिनका काम होता है गमी में भी लड़ाई करना, खुशी में भी लड़ाई करना, और जिसके घर मेहमान जाए ना शादी पे तो सारे 5-7 लोग उसी में लग जाते हैं, या अल्लाह के दिन फटाना बाद में, और जाए तो इसी में लग जाते हैं, क्या है वे तो मरते गया मरते मरते तो की कर गए हैं, वो इसी में लग जाते हैं। तो ये इसी तरह का मामला है यार सारा। आप हंसते हैं, मैं ठीक कह रहा हूं। इन सियासतदानों से बेहतर है खुदा की कसम उन लोगों को भेज दे जिनको पता है कि अवाम का दर्द क्या है। अवाम के दर्द का पता है उस होटल वाले को जिसके होटल से 5 रुपए की दाल या 5 रुपए की सब्जी लेने के लिए बच्चे तरसते हैं। उस परचून वाले को पता है कि किसके घर आधा किलो आटा जाता है। उस गोश्त वाले को पता है कि 1 माह बाद पाव गोश्त किसके घर जाता है। उस दूध वाले को पता है कि यहां से दूध जो है कितना किसके घर जाता है, कितनी देर बाद पैसे मिलते हैं। उस सब्जी वाले को पता है कि मेरी दुकान से सब्जी, गली हुई सब्जी खरीदने कौन आता है। उस आम फल वाले को पता है जिसे कह के जाते यार जब फल खराब हो जाए तो हमें इतनी कम से कम कीमत पे हमें दे देना। ये दर्द तो उनको पता है, इनको क्या दर्द का पता है। जिनके वहाँ पे चाय और खाने का रेट आपने मुझे बताया था तो मैं परेशान हो गया था। इनको क्या पता है
ये तो बड़ी गाड़ियों में, अच्छी 5 स्टार गाड़ियों में, 5 स्टार होटल्स में, 5 स्टार पार्लियामेंट हाउस में वहां पे रहते हैं। इन्हें क्या पता है आम आदमी का दर्द क्या होता है? इन्हें तो एक ही चीज का पता है कि हमने अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलकर अपने आकाओं से, यानी अपने सियासी आकाओं से किस तरह अपनी बल्ले बल्ले करवानी है, किस तरीके से अपनी इज्जत में इजाफा करवाना है, किस तरीके से अपनी इज्जत को बढ़ाना है, किस तरीके से अपनी इज्जत को 4 चांद लगवाने हैं, ये है इनको पता। इनको नहीं पता आम आदमी का, इनके नहीं इल्म में कि गरीब किस तरह भूख से मर रहा है, इन्हें नहीं पता कि कितने तालिब इल्म तालीम हासिल करना छोड़ चुके हैं, इन्हें नहीं पता कि कितने मजदूर आज भीख मांगने पर मजबूर हैं, इन्हें नहीं पता कि फैसलाबाद सियालकोट की कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई है, इन्हें नहीं पता कि किसान जो हमें ज़राअत के लिए हमें दिन रात एक करता था, जो हमारी कमर की हड्डी थी इस मुल्क की, वो बेकार हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जिन्हें 30 सालों में नहीं पता चला उन्हें अब आगे पता चल जाएगा। लेकिन यार पता चले ना चले, हमें तो हुक्म, हमें तो पता लग गया, हमें तो पता लग गया ना, हमें लग पता गया, हमें ऐसा पता लग गया कि जैसे है नहीं, इनको नहीं लगा ना। क्यों हम तकरीरें सुनाते हैं इनकी? मैंने कहा पता नहीं आप क्या सुनाने लगे। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि आप सुनाने लगे जनाब बिजली की कीमत 14 रुपए कम नहीं हुई, जनाब 114 रुपए कम करेंगे, जनाब गैस की कीमत अगले ये सर्दियों में नहीं बढ़ेगी, जनाब सब्जियां सस्ती होने लगी है, जनाब फलां चीज सस्ती होने लगी है, जनाब चिकन जो है वो सस्ता होने लगा है, जनाब मटन जो है वो सस्ता होने लगा। मैं कहा यार ऐसी तकरीर सुनाने लगा है, और मुझे क्या पता था, तुमने मुझे तकरीर वो सुनवा देनी है तो मुझे क्या इस कौम को वो तकरीर सुनानी है जिस तकरीर पे सुबह से पूरी कौम जो है वो लय तय कर रही है, जिस तकरीर पे पूरी कौम सुबह से जो है इनको कह रही है कि झूठे, इनको कह रही है कि अवाम की बात करो। राना साहब, एक तरफ आज कहा गया कि 5 स्टार होटल वाली उनको क्या 5 स्टार होटल, यार मुझे बता दें, मैं भी रहा हूं 5 स्टार होटल यार, पावे किस ने पले हो रहे हैं। अच्छा एक मिनट सर अर्ज है, इन्होंने कहा जी 5 स्टार होटल वाली उनको सहूलियात है, ये पार्लियामेंट के अंदर बात हो रही होती है। ये सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कौन कहता है कि वो भी गुफ्तगू करें? उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जा रही हैं। अब जेल मैनुअल के मुताबिक 5 स्टार वाली तो सहूलियात नहीं मिल सकती। जिस तरह आज उन्होंने कहा, जो पिंडी वाले साहब हैं, क्या नाम है उनका, हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने ये कहा कि उनकी जेल में ये भी चीज़ें और 5 स्टार होटल से सुबह का नाश्ता उनके तरफ जा। साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की, ये जो बात कर रहे हैं सुपरिटेंडेंट जो बात कर रहा है उसके बरक्स बात अलीमा खान साहिबा की। अलीमा खान साहिबा की ज़रा गुफ्तगू सुनवाइए कि अलीमा खान साहिबा ने मुलाकात के बाद क्या बात की। खान साहब पे सख्तियाँ शुरू करती हैं, उसके अंदर ये भी शामिल है कि हमारी फैमिली के लोगों को बाहर बैठा दिया, 2-2, 3-3 घंटे किसी को गाड़ी से उतार के बाहर बैठा देते हैं। जो खान साहब से मिलने आते हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा, 1-2 लोगों को वो जाने देते हैं और बाकियों को ये अंदर नहीं आने दे रहे। आज बेल लगी हुई थी तोशे खाने के लिए, प्री अरेस्ट बेल हमारे लॉयर्स ने मांगी। जो अलकादिर है, अलकादिर केस में इनको सज़ा सुना दी जाए जल्द से जल्द, और तब तक ये जो बेल है प्री अरेस्ट बेल, इसके ऊपर इसकी भी डेट आगे करते जाएंगे और केसेस तैयार करेंगे। अब हमें फैसला करना है कि ये जो नाजायज़ केसेस बनाते चले जा रहे हैं, हमने इनका तमाशा कितनी देर ये सहना है। मैं ये नहीं कहता कि अलीमा खान साहब सब दुरुस्त कह रही हैं, मैं ये भी नहीं कहता वो सब गलत कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आपके पास पार्लियामेंट के बाहर मैदान मौजूद है, आप वहाँ पे जाएं। आप वैसे रूटीन से, अब तो लोगों को पता चल गया है कि 11:45 कितने मिनट थे इन्होंने फलाने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो 4:09 मिनट थे फलाने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो 6:09 मिनट थे फलाने के खिलाफ। वैसे अब तो रटा हुआ, जिस तरह लोड शेडिंग का नहीं रटा होता था कितने बजे लाइट जानी है। नहीं अब तो वो सर वो भी नहीं रट सकते ना, गैर एलानिया कर दिए तो अब क्या रटना है आप। तो मैं कह रहा हूँ, तो इनका एलानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है। देखें अलीमा खान ने जो बात की है, वो एक बहन है, उसने अपने भाई से मुलाकात करने जाती हैं। अगर उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही या उनको 3-3, 4-4 घंटे बाहर रखा जा रहा है, तो वो उसका गिला बाहर मीडिया पे आके कर रही हैं। ना वो रुकने पार्लियामेंट है, ना वो सियासतदान है, ना वो तहरीक इंसाफ की ओहदेदार है। वो एक बहन है, एक भाई के लिए वो मिला आई है, और उन्होंने वाजे किया कि मैंने सियासत नहीं करनी,
मैंने ओहदा नहीं लेना, और बहनें भाइयों पे कुर्बान होती हैं। ये वही है उनका बनता है। इसी तरह हनीफ अब्बासी साहब भी जाएं, उनके सामने माइक लगाएं, बिल्कुल सामने, ठीक है, और जेल से रिकॉर्ड लेकर आए, जेल से CCTV फुटेज लेकर आए, आके निकाल के दिखाएं, वहां पे लगाएं, जनाब ये देखें ये आई है गाड़ी, इन कैमरा ब्रीफिंग दे ले, केरी इन कैमरा ब्रीफिंग हो, कोई कोहटा प्लांट गए सन, वो डियाला जेल गए हैं यार, आप वहां की CCTV फुटेज लाएं, आप निकालेंगे जनाब ये गाड़ी से उतरे हैं, एक गेट खुले है, गेट के बाद चेकिंग का अमल हुआ है और उसके बाद मुलाकात हो गई है। तो अगर वो गाड़ी पे गए हैं और 3 घंटे वाकई वहां पे रहे हैं तो उनको उनकी गाड़ी भी आगे नहीं जाने दी गई, तो फिर हनीफ अब्बासी साहब वो भी दिखाएं, फिर एहसन इकबाल साहब वो भी दिखाएं। लेकिन मैंने तो दुआ की है, आपने भी इस दुआ में हिस्सा दें कि या अल्लाह 5 स्टार होटल सबको दे, इन सारे सियासतदानों को ऐसा 5 स्टार होटल दे जिसमें इमरान खान को इन्होंने रखा हुआ है, और जो इनकी रहायशगाहें हैं वो आम गरीब आदमी को देते। चले, उम्मीद करते हैं आपकी दुआ कबूल हो रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल के जिसमें मौलाना को मनाने के लिए ये दूसरा हरबा आजमाया गया। पहले गए सदर आसिफ अली जरदारी साहब, अब शहबाज शरीफ साहब, लेकिन बात ये की गई कि खैरियत दरियाफ्त करने गए हैं। अब वफाकी वज़रा भी साथ मौजूद थे। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात हुई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने मुतालिबात रखे, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चली गई। क्या ये पैचअप जो है ये किसी तरफ हो पाएगा? सियासी मंजरनामे और बिलखुसूस मुआशी मंजरनामे पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, मौलाना की नाराज़गी को दूर करने के लिए हुकूमत किस हद तक मुतहर्रिक है, और फ़र्ज़ कर लें कि मौलाना अपना वज़न आपके पलड़े में डाल देते हैं, क्या फ़ायदा होगा उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, जैसे आपको पता है कि मौलाना हमारे PDM के सरबराह थे, वो PDM को काफ़ी अरसा चलाते रहे और मिल के हम तमाम पार्टियां, ख़ासकर PMLN उनके साथ रही, और बहुत दोनों का इसमें इत्तेहाद भी था, और बड़ा अरसा जो एक दूसरे से मशवरा भी करते रहे, और इत्तेहाद के साथ ही जो कुछ इलेक्शन से पहले जो कुछ भी तहरीक चली, जो भी मामलात थे। तो अब बात यह है कि मौलाना साहब तो क्योंकि हमारे तल्लुकात हैं, बहुत करीबी तल्लुकात हैं, मौलाना साहब एक बड़े अच्छे सियासतदान हैं, और उनके यहाँ पहले आसिफ जरदारी साहब गए, पीपल पार्टी के भी वो लीडर है, तो हम भी उनके पास गाए बगाए मशवरा तो करते रहते हैं, और आज खुद वज़ीर आज़म साहब उनके घर गए हैं उनसे मिलने के लिए। एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव है, क्योंकि वाकई हर पार्टी को इस वक्त सेनेट में और कौमी असम्बली में अपने साथियों की ज़रूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि जितना ज़्यादा इत्तेहाद होगा उतना हम स्मूथली चलेंगे कौमी असम्बली में और सेनेट में। और मौलाना साहब की ज़रूरत से तो इनकार, उनके अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी मूवमेंट है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए हैं, और वो क्योंकि बहुत अरसे से उनका हमारा तल्लुक है, और मैं समझता हूँ कि वो हमारे साथ रहेंगे, और इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कंसोलिडेट होगी। देखिए, एक उनकी अपनी एक सियासी पार्टी होने के अलावा उनकी एक ग्रास रूट लेवल पे भी बहुत बड़ी अहमियत है। तो इससे मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ सूबों में भी हमें चाहिए कि शेख साहब, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के साथ आ जाते हैं, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुकूमत के साथ आने से पाकिस्तान के अंदर महंगाई ख़त्म हो जाएगी, आवाम को बिजली सस्ती मिल जाएगी, गैस सस्ती मिल जाएगी, आवाम जो है, जो ताजर हैं, उन पर टैक्स की जो एक तलवार लटक रही है वो ख़त्म हो जाएगी, क्या बेरोज़गारी का खात्मा हो जाएगा? देखिए, ये बिजली सस्ती होना या बेरोज़गारी का खात्मा होना, और ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये कोई स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं है कि फौरी तौर पे हो जाएगी। और ना मैंने कभी आपसे ये कहा है, क्योंकि इसमें तो एक लंबी
प्लानिंग की ज़रूरत है और काफ़ी हमें अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देख रहे हैं कि KPK में और बलूचिस्तान में जो जिस किस्म के हालात हैं, मौलाना फजल रहमान की बहुत अहमियत है इस पोजीशन लॉ एंड ऑर्डर के लिए। उनका बलूचिस्तान में और KPK में बहुत उनके रूट्स हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमें तमाम सूबों में अपने इत्तेहादियों को साथ रख के उन मामलात को बेहतर करना है और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करना है। ये तो जो आपने कहा ना कि महंगाई, इसमें तो मैं नहीं कहता, ये तो एक लंबा अरसे की बात है और काफ़ी हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसमें मिल के काम करना पड़ेगा तमाम पार्टियों को। लेकिन मौलाना फजल रहमान की ग्रास रूट लेवल पे भी बहुत अहमियत है, वो लोगों के, और अभी जो बलूचिस्तान के हालात हुए हैं बलूचिस्तान में, तो वो बहुत उनकी पोजीशन है और मैं ये समझता हूँ कि बेहतर है कि जितना हम मिल के काम करें। हम तो देखिए ना, शुरू से ही हमारे पास मेजॉरिटी तो नहीं है, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिल के हुकूमत बनाई है और बाकी भी हम पहले दिन से चाह रहे थे कि हम और भी पार्टियों को मिला के अपनी हुकूमत को मजबूत करें। कैसर अहमद शेख साहब, सवाल ये है, फ़र्ज़ कर लें मौलाना आपके साथ मिल जाते हैं, क्या आप मौलाना की हिमायत के बाद आपको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और जो कानून साजियाँ या तरामीम आप करना चाहते हैं वो हो जाएंगी? और अगर वो फिर भी नहीं होती तो फिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, मौलाना साहब के इतने अक्सरियत इनके वोट नहीं हैं और ना हमें कोई 2/3 मेजॉरिटी उनके साथ मिल जाएगी, कैटेगोरिकली ये बात है। और हम कोई आईनी तरमीम करने जा ही नहीं रहे। कौन किस किस्म की आईनी तरमीम? हम तो जो वैसे कोई यानी तरमीम होती है, तरमीम नहीं करने जा रहे, वैसे कोई कानूनी होते हैं, कोई कानून बनाना है, लेजिस्लेशन करना है, वो तो हम ज़रूर करने जा रहे हैं। लेकिन और करते रहेंगे, जो भी बेहतर कर आएगी, किसी की तजवीज़, कोई प्राइवेट मेंबर डे से भी कोई हमें करारदाद पेश करता है या तहरीक पेश करता है तो उसको भी हम उसको भी मंजूर कर लेते हैं अगर वो हमें ज़्यादातर हमें पसंद होती है या समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी है उसमें। तो ये तो देखिए, इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी वाली बात तो है नहीं, ना ही हम कोई कानून में तरमीम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक सिग्निफिकेंस है मौलाना साहब की, वो एक बहुत सीजन लीडर हैं और सबको उनकी अहमियत का अंदाज़ा है और हम उनको इज्जत हमने दी है और मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज में मैं तो पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि डायलॉग होना चाहिए। मैं PTI से भी कई बार आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि PTI जब इलेक्ट होते हैं, जब वो पार्लियामेंट में आते हैं, तो फिर क्यों नहीं, वो क्यों हमें कहते हैं कि जी पीपल पार्टी वाले मुस्लिम लीग वालों के साथ तो हम बैठ ही नहीं सकते, चोर डाकू हैं। जो भी इलेक्ट होता है पाकिस्तान में इलेक्शनों में, तो वो उन सब के साथ जब मेजॉरिटी नहीं है तो डायलॉग करना पड़ेगा, मिलजुल के कंसेंसस बनाना पड़ेगा और हमें लोगों की बातें करना पड़ेगी। हमें आपस का ये जो रंजिशें हैं और जो एक दूसरे के साथ गुस्सा है वो खत्म करना होगा पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। अदरवाइज ये कहना कि सिर्फ कोई एक बड़ी अच्छी बात की आपने बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल होना चाहिए, सबको मिलके इस पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। शेख साहब, मियां साहब कब जा रहे हैं लंदन? ये राना साहब, मैं मीडिया पे सुन रहा हूँ, हमारे कैबिनेट की मीटिंग थी कल भी, किसी किस्म का वहाँ जिक्र नहीं हुआ। इससे पहले मंगल को, यानी पिछले 4 दिनों में 2 बार कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें कोई किसी किस्म की ये जिक्र के मियाँ साहब कहीं जा रहे हैं या कोई हम कोई और कोई PTI का उनका आम मीडिया पे कहते हैं कि खान साहब को हम एलिमिनेट करवा रहे हैं या उनके खिलाफ कोई एक्शन कर रहे हैं, ऐसी बातें हम कैबिनेट में तो नहीं होती। कैबिनेट में तो हम लोगों की, जैसे आपने कहा कि लोग परेशान हैं, बेरोजगारी है, यहाँ महंगाई है, बिजली के नर्ख ज़्यादा हैं, अपनी जो परचेजिंग पावर है बहुत कम है, लोग अपनी तनख्वाह से बिजली के बिल और स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे। हमारी सारी तवज्जो तो लोगों के मसाइल की तरफ है और कैसे महंगाई दूर हो, कैसे हम इकानमी को बेहतर करें और हमारे जो टारगेट्स हैं वो उसको अचीव करें। यकीन जानिए कि मैं कैबिनेट में बैठा हूँ, कोई किसी किस्म की और सियासी बात उसमें कैबिनेट में नहीं होती। अब ये बात आपके यहाँ से ही मैं सुन रहा हूँ कि मियाँ साहब जा रहे हैं, मुझे तो कोई इसका इल्म नहीं है। नहीं, ये बात किसी ने छेड़ी भी नहीं, किसी ने सवाल भी नहीं किया, सबने इस पर खामोशी इख्तियार रखी है। या अगर ठीक है, अगर चल रही है यहाँ पे, तो उधर से डिनायल आ जाना चाहिए था।
वो देखिए, किसी ने नहीं छेड़ा, कोई काबीना में इस बात पे कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। वैसे शेख साहब, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। डिनाइल तो बात है, किस बात का डिनाइल देंगे? नहीं सर, हैरत की बात ये है, कोई आपके हैरत की बात ये है कि पार्टी सरबराह हैं, 3 बार के वजीर आजम रह चुके हैं, पार्टी को लीड कर रहे हैं, उनके विजन के मुताबिक ही पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन उनका तज़किरा हो रहा है कि वो बीमार हैं, वो इलाज की गर्ज से जाना चाहते हैं। और ये बड़ी हैरत की बात है कि वहां पे किसी ने तज़किरा ही नहीं किया, मियां साहब का पूछना ही नहीं चाहा कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे। देखिए, ये आप बता देना, मुख्तलिफ मीडिया पे बात हो, कोई सोर्स तो बता देना कि कहाँ से बात आई, कैसे। मीडिया के मियां साहब के खिलाफ तो आप आज पहली बार तो नहीं बात कर रहे, उनके बारे में तो लेकिन तरतीब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। शेख साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। कल मियां जवेद लतीफ साहब ने इसकी तस्दीक की है प्रोग्राम में कि मियां साहब जा रहे हैं। मियां जवेद लतीफ साहब ने आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने तस्दीक की है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक तो किसी की तरफ से तरदीद भी नहीं आई ना। अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से या मियां साहब के किसी तर्जमान की तरफ से तरदीद आ जाए कि वो नहीं जा रही, तो फिर मामला खत्म हो जाता है। राणा नजीम साहब किस बात का रोज कोई हर एक की तरजीह ही करते रहे। यानी हुकूमत का अब ये काम रह गया कि कोई मीडिया वाला कोई बात कर दे, कोई पर्सन। हमारे यहाँ तो 40-50 या उससे ज़्यादा चैनल होंगे, पता नहीं कितने चैनल हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। कोई भी चैनल पे कोई या अखबार में किसी में कोई बात आ जाए और हुकूमत का काम है उसकी तरजीह, यानी अपने काम को छोड़ के लोगों के बारे में जो सोच रहे हैं उसको ख़त्म करके हम तरजीहें करते रहे। आप यही समझते हैं कि ये बेहतर हुकूमत है? बहुत अच्छे शेख साहब, मैं आपकी बात को 100% मानता हूँ। हुकूमत का काम ही ये नहीं है। हुकूमत का काम है मईशत के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हुकूमत का काम है कैबिनेट के फैसलों के ऊपर आके करे, हुकूमत का काम है मुश्किलात के हवाले से करे। लेकिन हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत अपना काम ये निभा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के जेल में सहूलियात क्या है, 5 स्टार होटल से खाना कैसे आता है, उनके सेल में से क्या कुछ प्रोड्यूस हो चुका है, उनकी पार्टी कितनी इंतशारी है, उन्होंने माजी के अंदर क्या कुछ किया है। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं। आप जो पैराया दिखाते हैं या आप जो मंजरनामा दिखा रहे हैं वो हमें किसी भी कैबिनेट मेंबर की तरफ से देखने को नहीं मिलता। हाँ, शाजो नाजिर है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाए कोई आके। नहीं, आज मैं असेंबली में था तो पहले उमर अयूब साहब ने सारी बातें की, ये कहा कि उनके खिलाफ बानी पीटीआई के खिलाफ ये हो रहा है, उनको ये, तो उसका जवाब देना पड़ा असेंबली के फ्लोर पे। हमारी तरफ से ये बात शुरू नहीं की गई। आपका जवाब भी इतना था सारा दिन। सर, जवाब भी ऐसा था कि स्पीकर को खुद वो जुमला एक्सपंज करना पड़ा है। सर शेख साहब, मुझे ना कोई एक दिन ऐसा बता दे जहां जिस दिन बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, असेंबली नहीं मैं कह रहा, असेंबली में नहीं कह रहा, पार्लियामेंट में नहीं कह रहा, बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपकी जमात प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। कोई एक दिन बता दे मुझे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कोई एक दिन बता दें। देखिए राणा नजीम साहब, अगर कोई करते हैं, मैं तो आपको बताऊं, सबको मिल के इस वक्त मुल्क का सोचना चाहिए। मैं तो इसको बिलीव नहीं करता अगर हम इसी झगड़े में पड़े रहे तो जो कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ है ना, 77 साल गुजर गए, हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। मैं खुद याद करता हूँ कि जब मैं चीन जाया करता था तो कई चीज़ें हम उनको सिखाया करते थे। मैं उनमें शामिल हूँ, जो लोग हम उनको बताते थे कि क्या किस तरह इकानमी को बेहतर करना है। आज देखिए वो कहाँ पहुँच गए हैं। और इंडिया देख लीजिए, 1990 तक हमसे 4 गुना था, आज 14 गुना उनकी इकानमी हो गई है। कब तक ये रोते रहेंगे? हमने जिनको चीजों का पता लगाया था, जिनको चीजों का पता बताया था, हमें लग पता गया है, लेकिन हम कहां पे जाएं? नहीं, वही हम ये करें कि हम ये पार्टियों को सीखना चाहिए ना। अभी तक जो टसल करते रही सारी पार्टियां, जो कुछ होता रहा, देखिए क्या हुआ, बांग्लादेश जब बना है तो क्या था, आपस में 2 पार्टियां वही उस वक्त भी टसल करती रही ना। और आज भी एक पार्टी की तरफ ये कहा जा रहा है, नहीं जी कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, पॉलिटिशियन आपस में बात नहीं करेंगे और हम हर चीज़ में ये कहेंगे कि नहीं हम इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। वो कहते हैं, बार बार कह चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट कि हम किसी किस्म की हम जो है ना कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। आप आपस में बात कर लें पॉलिटिशियन, तो फिर सारा इल्जाम तो हमारे ऊपर आता है ना। क्या करें? मैं अपने आप को
बीच में शामिल करता हूँ कि ये क्या पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं जिसमें लोगों की तो बेहतरी नहीं देख रहे, वो ना हो रही है। मुल्क हमारा तबाह हो रहा है, हम कोई मुल्क हमें अहमियत नहीं देता, पासपोर्ट हमारा दुनिया का आखिरी मुल्कों में चला गया है। तो ये क्या कर रहे हैं हम हमारे लोग जाते हैं, वो कहते हैं आप बेकारी भेजते हो यहाँ से, आप दूसरे मुल्कों के, हम इतनी इज्जत करवा रहे हैं। हम इन बातों में मिलजुल के सुना कि कानून बना दिया पाकिस्तान में, तो बेकारियों का कितने साल सजा होगी। तो मैं कि कोई सियासतदान ना भरे जान। अच्छा शेख साहब मुझे ये तो बता दे, नहीं उसमें कोई पकड़े ना जाए, मैंने जो खतरा पेश आ गया ना वहाँ भी है, लेकिन अब तो कुछ मांगने जाते हैं तो ये कानून किस किस पे लागू होगा ये देखने वाला है। अच्छा शेख साहब मुझे ये तो बता दें, IMF के साथ हमारा फड्डा क्या हो गया है कि कम सीधा ही नहीं हो गया? जी हाँ, ये देखो ना बड़ा अहम सवाल है जो आपने किए, हमें ज़्यादा इधर तवज्जो करनी चाहिए। देखिए आज मोदी जी ने हमारी रेटिंग को बेहतर की है, नीचे से बेहतर की है, पहले बहुत ज़्यादा उसमें नीचे थी हमारी रेटिंग, तो बेहतर हुई है। इसी तरह फिंच ने भी हमारी रेटिंग को बेहतर की है। देखिए स्टाफ लेवल तो हो गया मुआहदा, अब उनकी कोई कंडीशंस ऐसी हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी बता रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम अपने जो हमने कमिटमेंट किए हैं कि और भी दूसरे हमारे दोस्त ममालिक से भी कोई फंडिंग हमें मिलेगी, उसकी उस तरह पूरी दिन रात कोशिश हो रही, कोशिश इधर हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर से मैं बड़ा करीब हूँ और मैं उनका बड़ा मद्दाह हूँ, उन्होंने बहुत सही तरह पाकिस्तान की इस गिरती हुई मीशत को हमारे वज़ीर आज़म साहब की गाइडेंस में उन्होंने संभाला है। और पहली बार है कि हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो सारी दुनिया को पता है। वैसे शेख साहब पहली बार है कि आप किसी नॉन इलेक्टेड पर्सन के मद्दाह हुए हैं, पहले तो आप तनकीद का निशाना बनाते थे, चाहे वो इसहाक डार साहब हो, मिफ्ता इस्माइल साहब हो, आपके अपने ही लोग गए हैं इधर से। नहीं, मैं अब भी इस बात को समझता हूँ कि कोई भी जो है पार्टियों को चाहिए कि कोई अगर वो जिसको इकोनॉमिक एक्सपर्ट समझते हैं उनको अपने साथ मिला के इलेक्ट करवाएं, मैं अभी भी यही समझता हूँ। लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो कुछ हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मोशत को उन्होंने संभाला है, मैं उनकी मैनेजमेंट का, क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक साइड का हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं उस अपने असूल को नहीं छोड़ रहा, मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली का मेंबर सबसे अच्छा उसको होना चाहिए और पार्टियों को चाहिए कि ऐसे मेंबरों को इलेक्ट करवाएं, ना कि बाहर से अच्छा शेख साहब आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, आप कहते हैं कि जी आप मद्दाह हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मईशत को संभाला है, क्या इसमें हकायक है कि इस साल सबसे कम सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई? जी, अब पाकिस्तान में सरमायाकारी कम नहीं हुई लेकिन बड़ी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए हमारी सरमायाकारी जो है ना इस बार $2 अरब हुई है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये सरमायाकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ासकर अभी हमें ओपनिंग अप की हमने खोला है ना, स्टेट बैंक ने पीछे तो इंपोर्ट को बिल्कुल कर्टेल किया हुआ था, सख्तियाँ लगाई हुई थी। अब उन्होंने और लोगों के जो डिविडेंड थे, जो बाहर की कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, उनका डिविडेंड बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये जून तक उस साल में $2 बिलियन का वो अपना प्रॉफिट बाहर लेके गए और इससे ओपनिंग अप हुई है। इसी की वजह से IMF ने हमें स्टाफ लेवल मुआहदा किया और $7 अरब वो 3 साल के लिए देंगे। और मैं समझता हूँ कि मोदी ने, ये मामूली बात नहीं है, कोई हमारी बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है, लेकिन रेटिंग जो बेहतर हुई है ये मोदी की और फिंच की, जो रेटिंग बेहतर हुई है, इससे पाकिस्तान के बेहतरी के आसार जो है वो नुमाया होना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी भी होगी। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन दिगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं नहीं जाएगा शेवदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज से कुछ अर्सा पहले कहा यह जाता था कि सितंबर जो है वो सितमगर साबित होगा, अक्टूबर में मंजरनामा तब्दील होना शुरू होगा और नवंबर में जो ये समझते थे कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है, ये सब कुछ है, उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता चला जा रहा है। वो जो माजी के रकीब थे वो हलीफ बने, हलीफ भी रकीब बने, रकीबों को फिर हलीफ बनाने की तगोदो है। लेकिन इस सारे घनचक्कर में अभी तक की जो सियासत दिखाई देती है वो किसके हक़ में है? क्या आवाम के हक़ में है? क्या मुआश के हक़ में है? या बैनुल अक़वामी मंजरनामे के हक़ में है? हमारे तशख़्ख़ुस के हक़ में है? हमारे मुस्तक़बिल के हक़ में है? इसी पे बात करेंगे। सीनियर सियासतदान पाकिस्तान के मोहम्मद अली दुरानी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, एक बैठक आपने लगाई,
उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना से मिले, फिर उसके बाद पीटीआई वाले मौलाना से मिले, अब शहबाज शरीफ साहब मौलाना से मिलने चले गए। ये मौलाना के पास हुक्म का कौन सा इक्का है कि सबको उस इक्के की ट्रेल देखनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अगला ही जब बैठक होगी उसके बाद ये टेंट लगा लेंगे मौलाना के घर के बाहर। मतलब ये है कि जिस चीज का इन्हें खौफ है वो ये है कि ऑपोजिशन का एकता जो है वो इज इक्वलेंट टू पब्लिक एकता। जब पब्लिक का जो इत्तेहाद है इनके खिलाफ और जो इन्होंने आवाम का हक मारा हुआ है उससे खौफ है, इनको अपना खौफ है कि ये बार बार जा रहे हैं। मौलाना एक आलिम दीन है, एक मंझे हुए सियासतदान है, क्या इनका क्या ख्याल है कि वो आवाम का साथ छोड़ के इन वोट चोरों के साथ बैठेंगे? क्या कोई भी आज का सियासतदान ये डेयर कर सकता है कि वो हो भी ऑपोजिशन में और आवाम को छोड़ के जो है वो इन वोट चोरों और आवाम के ख्वाबों को लूटने वाले और इस मुल्क को अंधेरों में धकेलने वालों के साथ बैठेगा? ये दर चक्कर ही लगाते रहेंगे और आखिर में इनका अपना घन चक्कर बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। नूरानी साहब, आज मैंने एक दुआ कराई है क्योंकि यासर ने मुझे एक तकरीर सुनाई एहसन इकबाल साहब की। मैंने सोचा कि उस तकरीर में जो पार्लियामेंट में की है बड़ी अच्छी बातें होंगी कि घी सस्ता हो गया, चीनी सस्ती होगी, आटा सस्ता हो गया, बिजली सस्ती हो गई, गैस सस्ती हो गई, आवाम के लिए रोज़गार के मौके आ गए। ये सारा कुछ मैंने सोचा। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा जनाब एक 5 स्टार होटल से अच्छा खाना और अच्छी रहायश जो है वो इमरान खान को डयाला जेल में दी हुई है। तो फिर मैंने कहा यार क्यों ना आज हम मिलकर एक दुआ करें। तो आपका मैंने सोचा आपका इस दुआ के मामले में क्या रद्द-ए-अमल है। मैंने दुआ की है कि या अल्लाह इमरान खान को जो 5 स्टार होटल मिला हुआ है ना वो इन सारे सियासतदानों को मिल जाए और इनकी रहायश कहें है जो आम गरीब अवाम को मिल जाए। आप क्या कहेंगे? मैं तो आमीन ही कह सकता हूँ जी, इसके ऊपर और क्या कह सकते हैं। और इनकी अक्लों पे मातम कर सकता हूँ कि मतलब ये क्या बात कर रहे हैं, कहाँ सोचते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कहते हैं, किसको खुश करने के लिए कहते हैं। लेकिन दुरानी साहब जो बात की है एहसन इकबाल साहब ने, उन्होंने तो ये कहा है कि हमने जो है किसी के जाके अमेरिका में पाँव नहीं पकड़े, जाके किसी सेनेटर्स के जाके पाँव नहीं दबाए या उनके सामने हाथ नहीं जोड़े। हमने मुकदमात सारे भी इधर पाकिस्तान में ही भुगते हैं और हमने किसी से एनआरओ नहीं लिया, हम यहीं पे बैठे हैं, आप भी भुगते हैं। देखें जनाब, अब इस असल में ये सियासत भी नहीं है, ये हिकमत भी नहीं है, ये बचपना है। और ये बचपने की बातें हैं। अब ऐसे बच्चे बातें कर रहे हो तो उसकी बातों का क्या इंसान जवाब दे? कि मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। पूरी दुनिया के अंदर आपकी धांधली और आपके इंतखाबी निशान छीनने से लेके आवाम के ऊपर आपके मुजालिम और सियासी कैदियों का जो आपने हाल किया हुआ है और मुल्क की मईशत को मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आपने तबाह किया हुआ है, जिसके लिए चाइना भी आपको यही कहता है, अमेरिका भी आपको यही कहता है, पूरी दुनिया ये IMF तक आपको यही कहता है। आपको जिनसे कर्जे मांगने के लिए आप सुबह शाम कशकोल लेके फिर रहे होते हैं वो आपको नजर नहीं आता और किसी की पार्लियामेंट में जाके पांव पकड़ के ये किया। ये बचपना है, ये बचपना भी नहीं है, ये एक मतलब क्या कहूं शर्म से आरी होने वाला एक बयानात हैं कि जिसमें आपको समझ ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। इनमें से जो जेल में रहा होगा उससे पूछे जेल क्या होती है, और इनमें से जो कोई जो है अगर मुल्क से बाहर जाता हो तो बताए आके कि मुल्क का क्या हाल है दुनिया के अंदर और कैसा लगता है इनको जब ये बार बार जाके रोल ओवर के लिए पांव पकड़ते हैं और मिन्नतें करते हैं। और वो आगे से ये कहते हैं कि तुम अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करो, चूंकि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के बगैर जो है आपका मुल्क मुआशी तौर पर स्टेबलाइज नहीं हो सकेगा। ये वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? चाइना के जो वजीर आए थे उन्होंने एहसन साहब को सामने बिठा के ये बात कही थी। उस वक्त इन्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई। मतलब कभी अदालतों पे हमला कर देते हैं, कभी जो है अपने मतलब मुल्क के इदारों को अवाम से लड़ाने की कोशिश करते हैं। एक दहशतगर्दी का चैलेंज हमारे बच्चे जाने दे रहे हैं और इनको मजाक सूझ रहे हैं
ये असेंबली में खड़े होकर कार्टून बनाते हैं और कार्टूनों वाली बातें करते हैं। अफसोसनाक है ये सारी बातें जो ये कर रहे हैं। राणा साहब ने तो आमीन करवाया, मेरा तो पता नहीं कुछ और दिल कर रहा है कि मतलब ये क्या बातें हैं जो ये कर रहे हैं और क्या सोच के कर रहे हैं। और इन दिनों में जो कुछ इनका रवैया, कभी अब ये क्या है कि जी अदालतों, पहले इन्होंने कोशिश की कि मुल्क की इदारों को, अफवाज को जो है अवाम से लड़ा दे, एक पार्टी के खिलाफ पिच कर दें, झूठी खबरें दे दे के। अब जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की अदालतों को जो है वो अवाम के खिलाफ खड़ा कर दें। को खुदा का खौफ करो, सब तुम्हारे खिलाफ निकल आएंगे अगर तुमने ना समझा तो। अभी भी समझ लो, नहीं कोई चाहता कि मुल्क डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि अगर मजीद तुम ये चाहते हो कि जी उस वक्त तुम्हें समझ आएगी जब अवाम सड़कों पे आ जाएंगे, वो बहुत देर हो जाएगी फिर तुम्हारे लिए और मुल्क का नुकसान ज्यादा होगा। कम नुकसान के ऊपर मुल्क की भलाई के लिए कुछ कर लें तो इनकी भलाई होगी, मुल्क की भलाई होगी, हमारी भलाई होगी, आपकी, हमारे बच्चों की भलाई होगी। दुरानी साहब, मियां नवाज साहब के बाहर जाने की खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं, तो अभी हमारे साथ थे शेख साहब, तो शेख साहब ने कहा, कैसर अहमद शेख साहब, उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट में, उसके पार्लियामानी इजलास में तो कभी उनका जिक्र भी नहीं हुआ। मियां जवेद लतीफ़ ने कल कन्फर्म कर दिया और बहुत से लीडरों ने कन्फर्म कर दिया। मियां साहब, आपका क्या ख्याल है, आपकी सियासी बसीरत क्या है? वो इलाज के लिए जा रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं या वैसे ही जा रहे हैं? मियां साहब सख्त नाराज होके जा रहे हैं और मियां साहब जो है वो डेफिनेटली जो है वो शहबाज साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, उस वजह से जा रहे हैं। इस पूरे अरसे में उन्होंने एक मीटिंग नहीं की वजीर आजम के साथ, वजीर आजम हाउस के अंदर उन्होंने घुसना पसंद नहीं किया। ऐसी सूरत हाल में वो दिल गिरफ्ता होके और नाराज होके हुकूमत से यहाँ से जा रहे हैं और मुझे तो ये लगता है कि वो वहाँ जाके अपोजिशन लीडर बन के बोलेंगे जब मुल्क से बाहर जाएंगे। तो इस लिहाज से ये है कि मियां साहब का बाहर जाना जो है वो उनकी एक इंतहाई मायूसी के आलम में और एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट से जो उनके गिले हैं उसके तहत वो जाएंगे। बाकी उनका ये ख्याल ज़रूर है कि उनके बाद जो है उनकी साहबजादी जो हैं वो प्रेसिडेंट बनेंगी ऑफ द पार्टी और वो उनको सियासत में मुकम्मल तौर पर वो देना चाहते हैं, एक फ्री हैंड देना चाहते हैं। नहीं, वो प्रेसिडेंट बनेंगी तो शहबाज शरीफ साहब का क्या बनेगा सर? शहबाज शरीफ साहब का तो वही बनेगा जो सबका बना करता है, तो वो तो यही है। बाकी ये देखें ना जी, शहबाज शरीफ साहब का तो वही बनेगा जो ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना जी। तो मतलब ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब का तो उस वक्त बन सकता है जब ये अवाम के आगे सरनगू होंगे। आज शहबाज शरीफ साहब अपनी आकबत भी ठीक कर सकते हैं, मुल्क की जमहूरियत भी ठीक कर सकते हैं और मुल्क को आगे ले जा सकते हैं अगर ये आज तस्लीम कर लें कि इनका मैंडेट झूठा था। मियां साहब तो दिल गिरफ्ता होके जा रहे हैं कि जब पतन की रिपोर्ट उन्होंने देखी, उन्होंने कहा मैं एक सीट भी नहीं जीत सकता तो मैं की सियासत करांगा इस मुल्क की। ठीक उनका ख्याल है और इसी तरह यही जो ख्याल है ये शहबाज साहब को भी आना चाहिए, इन्हें अपना भी फीडबैक लेना चाहिए। ये कोशिश कर रहे हैं कि जी अदालतों को सबवर्ट कर लें और अदालतों की सबवर्शन के जरिए ये अपनी नाकामी को अपनी कामयाबी में बदल लें और अवाम का जो गमे गुस्सों को नहीं देख रहे बल्कि अवाम को ये समझ रहे हैं कि हम जेलों में डाल के इनकी लीडरों को जो है हम मुल्क को जो है कंट्रोल कर लेंगे। इन्होंने क्या कंट्रोल करना है? इनके तो दिमाग इनके अपने कंट्रोल में नहीं है कि ये उसको सोच सकें कि मुल्क की बेहतरी और इनकी अपनी बेहतरी क्या है। मौलाना के जो घर पे चक्कर लगाने के बजाय, ठीक है ना जी, मौलाना ने जो ग्रीवियंसेस जारी किए हैं और जो इलेक्शन के बारे में तमाम अपोजिशन पार्टीज का ख्याल है उस पर क्यों नहीं ये अमल करते? ये क्यों हर एक को समझते हैं कि उसको ये खरीद सकते हैं? ये इनका क्या ख्याल है कि हर कोई इनके खानदान का है कि जो कि एक छोटी सी मफाद के ऊपर जो है वो बिक जाएगा, या आवाम के मर्जी के खिलाफ जो है वो एक पोजीशन लेने के लिए अपने ज़मीर, अपने ईमान, दुरानी साहब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? हमारे पास तो यह है कि मौलाना साहब ने इन्हें कहा है कि दोबारा इलेक्शन कराएं, फिर हम आपस में कुछ बात कर सकते हैं, और इन्होंने कोई गवर्नरशिप और कोई वजारत इसकी ऑफर भी की है।
मैं तो मौलाना के बारे में बिल्कुल क्लियर हूं कि मौलाना सिर्फ आलिम दीन नहीं है, वो एक बहुत मंजे हुए सियासतदान भी हैं। और ये बात मैं बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड कह सकता हूं कि मौलाना ने ये कहा है और उनकी ये सोच है कि हुकूमत इस वक्त किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि इनकी तरफ तो अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी देखेगी भी तो वो भी अवाम की नज़र में वो हो जाएगी, स्याह हो जाएगी। लिहाजा इस वक्त हुकूमत का बार बार मतलब अपोजिशन की क़यादत के घरों में जाना और ये तासुर बनाने की कोशिश करना कि वो AK-47 के ज़रिए AK-45 तक पहुंच जाएंगे, नहीं हो सकता। बंदूकों के ज़रिए और जनाब गिरिया उजारी के ज़रिए और जनाब खिदमात के ज़रिए नहीं। अब कोई इनके पास कोई चीज़ नहीं है जो किसी को ये कन्विंस कर सके। अच्छा दुरानी साहब, जब आप ये समझते हैं कि कैटेगोरिकली मौलाना ने जवाब इनको दिया होगा, तो फिर सवाल ये है कि क्या मौलाना ने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2 सेनेटर वाले मामले के ऊपर हिमायत मांगी? देखिए वो मामला जो है वो पार्टियों के दरमियान है। मेरा तो ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने खुद भी कुछ ऑफर किया होगा और ये आपस में अगर कोई सेटलमेंट होती है, किसी के 2 वोट ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, सेनेट में हमेशा इसी तरह होता है कि पार्टियां आपस में एडजस्टमेंट्स करके एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। मुझे इसमें कोई वो खराबी नजर नहीं आ रही। अगर पीटीआई मुनासिब समझती है कि वो मौलाना को अपने साथ करे, लेकिन मैं एक इससे आगे बढ़ती हुई एक और बात कर दूं, वो तो बड़ा एक रूटीन का मामला है। मैं और पार्टियों को अपोजिशन के जो तहरीक है और अपोजिशन की जो मूवमेंट है या अपोजिशन का एकता, मैं एकता का लफ्ज देता हूं, उसमें मजीद आप देखेंगे कि फोर्सेस शामिल होंगी। और अब जो है वो इवन क्या वो फोर्सेस हुकूमती इत्तेहाद से निकलेंगे? क्या वो फोर्सेस हुकूमती इत्तेहाद से निकलेंगे? हुकूमती इत्तेहाद में तो कोई फोर्स है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ चोरी शुदा वोट हैं। और क्या है, हुकूमती इत्तेहाद में कौन सी फोर्स है? फोर्स तो अवाम में है, अवाम तो इनके साथ है नहीं है। और जितनी भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हुकूमत के साथ तो वही हैं जो फॉर्म 45 की सितंबर फैसला कुन है, असेंबली में आके बैठ। सितंबर फैसला कुन है। सितंबर इनके लिए तो बहुत सितमगर होगा मुझे लग रहा है। और मैंने तो आपको पहले ही कहा है, जितना टेम्परेचर मुल्क का डाउन होगा इनके पांव जलना शुरू हो जाएंगे। जितनी मुल्क में ठंड होगी इनके लिए गर्मी होगी और इनके पांव जलना शुरू हो जाएंगे। और इन्होंने जितनी साजिशें करनी है, मेरा ख्याल है कि कोई जज इस वक्त जो है जस्टिस मुनीर बनने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर होगा तो बड़ा ही बदकिस्मत होगा। कोई मुल्की इदारा जो है इस वक्त वो गिरती हुई दीवारों के नीचे खड़ा होना नहीं पसंद करेगा। ये हुकूमत एक गिरती हुई दीवार है। आप मुझे बताएं, कोई अक्लमंद आदमी होता है जो गिरती हुई दीवार के नीचे खड़ा होना पसंद? ये गिरती हुई दीवारें हैं, इनके नीचे कोई नहीं आएगा। इन्हें खुद चाहिए कि ये इन दीवारों के साए से निकल के जो है इस हकीकत को तस्लीम कर लें, वरना इनके लिए तो क्या है, मुझे नहीं नजर आ रहा कि इनका कोई फ्यूचर है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है मुल्क की, वो ये तकाजा कर रही है कि इस वक्त मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में, और चैलेंजेस जिनकी वजह से हम दहशतगर्दी से रूबरू है, हमारे बच्चे जाने दे रहे हैं, हम एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, मईशत को ये संभाल नहीं पा रहे। ऐसी सूरत हाल में इनके लिए यही रास्ता है कि ये कौम को रास्ता दें और आगे बढ़ने के लिए रास्ता दें। और ये 48 फरवरी के इलेक्शन नाकाबिले कबूल हैं, उसको वो खत्म होने ही होने हैं। जल्द से जल्द खत्म करके एक ऐसा इलेक्शन करवाएं जो कि लोकल बॉडीज, सूबाई और कौमी असम्बली के इकट्ठे इलेक्शन, और उसके बाद मुल्क आगे बढ़ सके। सर आप भी मासूमाना बातें करते हैं। जब वो बल्दियाती एक्ट लाके इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं, वो बड़े इलेक्शन की तरफ कहां पे जाएंगे? क्या करेंगे? मतलब यह है कि वो आती हुई ट्रेन के आगे लेट जाएंगे कि हम नहीं ट्रेन को गुजरने देंगे? क्या आवाम की राय के आगे जो है ये उससे जो है क्या थी वो ईस्ट पाकिस्तान की जो वजीर आजम थी उनकी तरह जो है वो कब तक उसके आगे बैठे रहेंगे? हसीना वाजिद की तरह क्या ये जो है वो रोक लेंगे? क्या कभी कोई तारीख के पहियों को रोक पाया है आज तक? क्या किसी ने भी दुनिया के अंदर
क्या कोई मुंतखब हुकूमत जो है वो बगैर मुंतखब हुए इक़्तिदार में रह सकती है? और ऐसी सूरत हाल में कि जब अवाम भी उसको ना मान रहे हो, इदारे भी नहीं मान रहे, अब कोई भी नहीं इनको मान रहा, अब इनके लिए कोई रोशनी किसी तरफ बाकी नहीं है। इनके पास एक ही मियां साहब जब अगर नाराज हो जाए, अगर किसी पार्टी का सरबराह पार्टी से नाराज हो जाए, उस सूरत में वो पार्टी अवाम को कैसे राजी करेगी? देखे ना, ये अब एक सोचने वाली बात है ना। अच्छा, फिर आप पार्टी मान लिया जिसने ये पार्टी बनाई, दुरानी साहब, ये सारी चीजें इनको भी नजर आ गई। 28 तारीख की हड़ताल इन्होंने देखी, कामयाब हो गई। इनके जहन में था कि इनके ताजर, इनके जो ट्रेडर्स हैं वो नाकाम बना दें, नहीं हो सका। इनके MP MNA 47 के जो भी आप कहें वो भी नहीं नाकाम कर सके, कामयाब हड़ताल हो गई। तो इस कामयाब हड़ताल के बाद तो अगला सिग्नल जो है वो किसी और चीज़ का है, तो इसके बावजूद भी ये होश के नाखून नहीं ले रहे। देखें, होश का नाखून मतलब अब ये एक कब्जा ग्रुप अप्रोच है ना। जैसे वो कब्जा ग्रुप वाले को पता होता है मलकियत मेरी नहीं है, नकली कागज मेरे हैं, उसके बावजूद वो कब्जे पे जान दे देता है जी। तो इनका भी यही हाल है कि इन्हें पता है कि हमारी हुकूमत नहीं है, इन्हें पता है कि हमें हुक्मरानी अवाम ने नहीं दिया, उसके बावजूद जो है ये मतलब वो ऐसे चिपके हुए हैं कि जैसे कि मतलब सरेश चिपकी होती है किसी चीज के साथ। तो अब इनके बारे में तो मतलब अकल पे ही मातम हो सकता है। और इसमें एक और चीज में बड़ी अहम है जिसको मैं महसूस कर रहा हूं कि अवाम के अंदर जो गुस्सा और जो रिएक्शन पैदा हो रहा है वो अब नौजवानों के जरिए और अब बिजली के बिलों के जरिए और अवाम की, अभी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि जी एक साहब बेचारे आदमी ने अपने 5 बच्चों और बीवी को जहर देके कत्ल कर, उसने कहा मेरे पास तो घर में रोटी पकाने को नहीं है। इन्हें एहसास ही नहीं है किसी चीज का, ये समझ ही नहीं रहे कि अवाम किसका। आज वो जो है उनको 100 बिलियन कितने जो है वो ज्यादा दे दिए हैं IPPs को, जो उनकी वो चार्जेस थे। मतलब ये तो मतलब कफन चोर हम माशरे में आ गए हैं। यानी तरजीहात में जब फर्क हो, आपके इक़दामात भी फिर उसके मुताबिक नहीं होते। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। नाज़रीन, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।